आइए दोस्तों न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी फोर्स की बात करता है, ठीक है ना। फोर्स किस पर लग रही है? जाहिर सी बात है किसी बॉडी पर फोर्स लग रही होगी, ठीक है। तो यहां पर ये कहता है किसी भी एक बॉडी पर कितने टाइप्स की फोर्स लगती हैं और वो फोर्स किस तरीके से लगती है, क्या बैलेंस होता है उन फोर्स का और वो फोर्स काम किस तरीके से करती हैं। सो कितने टाइप की फोर्स एक बॉडी पर लगती हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से लेते हैं। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लेंगे। सबसे पहले एक अंडरस्टैंडिंग लिख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्या है, लिखे मेरे साथ। व्हेन एनी बॉडी, कोई भी एक बॉडी, मान लेते हैं इस बॉडी का नाम दे दीजिए बॉडी 1, एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी, दूसरी किसी बॉडी पे जिसका नाम है बॉडी 2, दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा रही है द सेकेंड बॉडी, मतलब कि बॉडी 2 विल अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट। ये दोनों शब्द का मतलब देखिए, इक्वल है, अपोजिट है, फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी, पहली बॉडी पर, मतलब बॉडी 1। इस स्टेटमेंट को मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूं, तभी आपको न्यूटन का थर्ड लॉ टिपिकल समझ में आएगा। कैसे समझिए दोस्तों इसको, ये देखिए एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में क्या है, एक ये बॉडी है, ठीक है, दो बॉडियां यहां बनी हुई हैं। एक बॉडी है बॉल, इसको मैं बोलता हूं बॉडी 1, ये पहली बॉडी है। दूसरी है ये वॉल, इसको मैं बोलता हूं ये है बॉडी 2, ठीक। अब आपने क्या किया, आपने यहां पर इस बॉल को लिया और तेजी से यहां पर इस वॉल पे मारा, तो क्या होगा, ये जो बॉल है वो इस तरीके से जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और यहां पर आकर हिट करेगी, ठीक है ना। आपने क्या किया, इस बॉल में एक फोर्स डाली, मास था इस बॉल का, वेलोसिटी थी, फोर्स डाली, ठीक है। जैसे ही ये इस दीवार को हिट करेगी, जैसे ही ये इस दीवार को यहां से ऐसे हिट करेगी, क्या करेगी बॉल, फिर बॉल एक इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, ठीक है। बॉल क्या करेगी, दीवार से ऐसे 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 मूव कर जाएगी। सो इनिशियल पोजीशन यहां थी बॉल की, ठीक है ना, बॉल यहां थी इनिशियली, और फिर फाइनली कहां पहुंच गई, यहां पर फाइनली बॉल यहां पहुंच गई। तो जैसे ये बॉडी 2 से हिट करी बॉडी 1, तो बॉडी 2 ने इसको एक रिएक्शन दिया। सो जो बॉडी 1 थी वो क्या काम कर रही थी, बॉडी 1 मतलब कि जब बॉल यहां थी इनिशियल पोजीशन पे, जब इनिशियल पोजीशन पर बॉल थी तो बॉल पर क्या थी, फोर्स लगी हुई थी। मतलब क्या है इसका, कि बॉल पर एक तरीके का एक्शन हो रहा था। इस शब्द पर ध्यान दीजिए, एक्शन हो रहा था। तो जैसी डेफिनेशन में बोला कि एक्शन होगा, ठीक है, वो फोर्स क्या करेगी कि एक्शन करेगी बॉडी पर, और जो दूसरी फोर्स है, जो दूसरी बॉडी है, वो उस पर क्या करेगी, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जिस फोर्स से यहां गई थी, इसी फोर्स से बॉडी वापस मूव करेगी। मतलब जो बॉल है ना, वापस मूव करी, और किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन इसकी होगी ऑपोजिट। मतलब के अपोजिट किसके टर्म्स में, ये यहां जा रही थी ना, इसको ये वाली डायरेक्शन मिल गई, एकदम रिवर्स हो गई, ठीक है ना। ये देखिए, तो रिवर्स डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होती है। सो एक बॉडी जो बॉल थी, जब वो दीवार से टकराई, वो मूव करके दूसरी रिवर्स डायरेक्शन में जाती है, और इसको हम बोलते हैं हिटिंग ऑफ अ बॉल, हिटिंग ऑफ अ बॉल, ठीक है। जैसे ही बॉल हिट करेगी, सो इस तरीके से ये जो एग्जांपल है इसमें देखिए डेफिनेशन जाती है। व्हेन एनी बॉडी 1, मतलब बॉल की बात कर रहा है, एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी, फोर्स उसने मारी, फोर्स क्या थी, जो स्पीड यहां से लेकर गई है बॉडी, ऑन अनदर बॉडी 2 मतलब वॉल पर, द सेकेंड बॉडी 2 जो है, विल अप्लाई, ये बॉडी 2 अप्लाई करेगी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहां पर इस बॉडी ने जो अप्लाई करी है, इसका नाम क्या है, इसको हम रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। सो जाने वाली फोर्स क्या हो गई, एक्शन हो गई, आने वाली फोर्स रिएक्शन हो गई। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। आपने टग ऑफ वॉर देखा होगा, इसमें क्या होता है, एक बंदा ना अपनी तरफ खींच रहा होता है इस फोर्स से,
और एक बंदा अपनी तरफ खींच रहा होता है। तो यहाँ पर भी देखिए इसी ही पर एग्जाम्पल का जिक्र किया गया। यहाँ पर मान लेते हैं लाइन है जहां से इन दोनों ने आसपास, ये दोनों आपस में खींच रहे हैं, क्रॉस करना है इसको। सो ये जो फोर्स है, अगर ये एक्शन है तो जो राइट साइड वाला बंदा है, मान लेते हैं ये ए बंदा है, बी बंदा है। सो ए बंदे ने अगर एक्शन की फोर्स लगाई है इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो राइट वाले बंदे को रिएक्शन की फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी वो उस रस्सी को अपनी तरफ खींच पाएगा। तो इसका मतलब टिपिकल एग्जाम्पल यहाँ पर ये आता है कि अगर इसको लाइन क्रॉस करनी है, टग ऑफ वॉर में ना, टग ऑफ वॉर में दोनों अपनी अपनी तरफ ये रस्सी खींच रहे होते हैं। सो जैसे ही एक एक्शन आएगा उसका रिएक्शन इमीडिएटली आएगा उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। यही बात मैंने यहां बताई थी आपको बॉलर वॉल के केस में। सो अगर यहीं पर हम देखें तो न्यूटन का थर्ड लॉ बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहना चाह रहा है कि दो तरह की फोर्सेस होती है, एक होती है एक्शन और एक होती है रिएक्शन। ये दोनों फोर्सेस आपस में पेयरिंग में काम करती है। अगर कहीं पर एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा ही होगा। और ये क्या है, ये एक तरह की फोर्स है, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स, ठीक है ना, दोनों एक तरह की फोर्सेस हैं। सो ये इक्वल एंड अपोजिट, यहीं पर शब्द आता है, इक्वल है एंड ऑपोजिट है ये, ठीक है ना। इस तरह से निकल के यहाँ पर कंसेप्ट आता है। इसी को अगर हम देखें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए स्प्रिंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक स्प्रिंग, ऐसे स्प्रिंग मीटर होता है, स्प्रिंग बैलेंस इसको बोलते हैं। ये यहाँ पर आपने इसको अटैच कर दिया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी उंगली यहाँ पर आपने डाली और अब आप इसको ना यहाँ से ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है ना, स्प्रिंग को खींच रहे हैं। तो स्प्रिंग में क्या होता है, यहाँ पर ना कुछ इसके मेजर्स बने होते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये मेजर जो बने हुए हैं, इसमें क्या दिखाता है, इसमें ये दिखाता है किस फोर्स से आप इसको यहाँ खींच रहे हैं, तो उसका मेजर दिखाता है। तो मान लेते हैं आप यहाँ पर ना 5 न्यूटन फोर्स से इसको खींच रहे हैं, ठीक है ना। तो स्केलिंग होती है, यहाँ बैलेंस बोलते हैं इसको, स्प्रिंग बैलेंस। सो जैसे आप इसको खींचेंगे अपनी उंगली से, यहाँ पर ये 5 न्यूटन पे इसका कांटा आके फंस जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है। सो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए आप ये फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब एक्शन ले रहे हैं यहाँ पे। सो जैसे ही आप एक्शन ले रहे हैं तो दोस्तों इक्वल डायरेक्शन में ये जो स्प्रिंग है, ये यहाँ पर जो दीवार से अटैच हो रखा है, ये एक इक्वल डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स भी मारता है, ठीक है। वो रिएक्शन फोर्स इक्वल डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, ठीक है। तो जैसे आप इसको यहां से हटाएंगे अपने हाथ से, सो स्प्रिंग देखिए वापस आने की कोशिश करता है ना, आपके हाथ को ना खींचने की कोशिश करता है। तो वो क्या है, वो रिएक्शन है उस स्प्रिंग का, और वो भी एक तरह की फोर्स होती है। अगर आप इसी एग्जाम्पल को मान लेते हैं दो स्प्रिंग के साथ करते हैं, ये भी स्प्रिंग देखिए दो लगे हुए यहाँ पे अटैच हो रखे हैं दीवार के साथ, और यहाँ पर आपकी उंगली लगी हुई है इसकी, ठीक है ना, इस तरह से। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही चीज हो रही है। यहाँ पर जैसे आप फोर्स F लगा रहे हैं, एक्शन हो रहा है यहाँ पे, जैसे ही एक्शन हो रहा है तो इस डायरेक्शन में एक रिएक्शन हो रहा है। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो इन दोनों स्प्रिंग्स के अंदर ये दो स्प्रिंग जो बैलेंस हैं, ये दो जो स्प्रिंग बैलेंस लगे हुए हैं ना, इन दोनों में 5 न्यूटन और 5 न्यूटन दोनों में मेजर होगा 5 न्यूटन। क्यों, क्योंकि यहां तक जो फोर्स लग रही है, ठीक है, यहां तक जो फोर्स लग रही है, यहां पर जो फोर्स लग रही है वो भी अपने आप में एक एक्शन और रिएक्शन का फोर्स बनाती है, ठीक है। सो अगर आप इस फर्स्ट स्प्रिंग को देखेंगे, काम क्या कर रही है, दीवार से अटैच, ठीक है, और 5 न्यूटन तक इसने यहां तक फोर्स को मेजर किया, ठीक है। तो यहां पर आ गई 5 न्यूटन फोर्स इस पॉइंट तक। सो एक्शन रिएक्शन हो गया दीवार के साथ। बट जैसे ही आपने दूसरी स्प्रिंग मेजर करी, दूसरी स्प्रिंग लगाई, तो उसने क्या किया, उसने इस स्प्रिंग के इस पॉइंट से ही मेजर करना शुरू किया चीजें। ये जो है ना 5 न्यूटन को ही मेजर किया, क्योंकि उसके पास तो यहां पर वैल्यू 5 न्यूटन है। तो जैसे उसने लगाया, उंगली लगाई, तो यहां पर भी 5 न्यूटन आ गई। सो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो भी चीज मेजर हो रही है वो पीछे की तरफ भी जा रही है। मतलब एक्शन रिएक्शन का देखिए, पेयर की बात मैं कर रहा था, यहां पर भी पेयर रहेगा, और आपने एक और स्प्रिंग लगा दिया तो यहां पर भी पेयर रहेगा। ये एक टिपिकल एग्जांपल हम लेकर चलते हैं कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्शन रिएक्शन हमेशा पेयरिंग में चलता है। जैसे ही आपने दूसरी स्प्रिंग लगाई तो पेयर आ गया, सिर्फ एक्शन नहीं आया, पेयर आ गया, एक और रिएक्शन और एक और एक्शन आपको मिला। इसी को ही समझने के लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। टिपिकल एग्जाम्पल है, ये एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है जी, ये बॉक्स है, ठीक है। अब ये क्या है, बॉक्स एक रेस्ट पोजीशन पे रखा हुआ है, रेस्ट पोजीशन पे बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। इस बॉक्स में देखिए क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं। ये क्या है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर ये बॉक्स रखा है, ठीक है। सो एक जो बॉडी है, बॉडी 1, वो तो बॉक्स हो गया, और ग्राउंड क्या है, ये है बॉडी 2, दूसरी बॉडी है
बॉडी 2। सो बॉडी 1 जो है, जो बॉक्स है, वो ग्राउंड पर क्या है, एक फोर्स लगा रही है नीचे के डायरेक्शन में। वो क्या है, वो क्यों लग रही है फोर्स, क्योंकि बॉक्स के अंदर कुछ वेट है, ठीक है। वेट की वजह से, वेट ऑफ द बॉक्स, वेट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के अंदर वेट है तो वो ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है। सो इस फोर्स का नाम क्या है, जो ये नीचे की डायरेक्शन में लग रही है, इसका नाम है एक्शन, ठीक है। और इस फोर्स को टिपिकली हम क्या बोलते हैं, ये क्या कर रही है, बेसिकली प्रेसिंग द ग्राउंड। तो इस टिपिकली इस फोर्स का नाम क्या होता है, इसको हम, ठीक है, नीचे की डायरेक्शन में लग रही है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर वेट है। सो इस फोर्स का नाम क्या है, इसको हम बोलेंगे एक्शन, ठीक है। अब जब ये एक्शन हुआ तो मैंने क्या कहा था, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन भी होगा। मतलब रिएक्शन कहाँ होगा इस बॉक्स का, तो रिएक्शन कहाँ होगा, रिएक्शन ऊपर की डायरेक्शन में। सो ऊपर की डायरेक्शन में ये जो बॉडी है, ये क्या दे रही है, ये एक रिएक्शन दे रही है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में, बोला था ना, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन दे रही है। कितना रिएक्शन दे रही है, जितना उसके वेट को प्रेशर देना पड़ रहा है उतना ही उसे ऊपर रिएक्शन देना पड़ रहा है। और ये रिएक्शन कहां से आया है, अप्लाई बाय द ग्राउंड। क्यों ग्राउंड अप्लाई कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड यहां बॉडी 2 है। तो मैंने क्या कहा था, फर्स्ट अगर बॉडी दूसरी बॉडी पर प्रेशर डालती है, ग्राउंड पर प्रेशर डालती है, सो ग्राउंड भी उस पर उतना ही प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में डालेगी। सो रिएक्शन जो फोर्स है वो ग्राउंड से आई है, और जो नीचे जो प्रेशर आ रहा है ग्राउंड पर, जो बॉक्स डाल रहा है अपने वेट के हिसाब से, ये एक्शन फोर्स से आया है। सो इस तरह से हम एग्जांपल देख सकते हैं। कोई भी अगर बॉडी रेस्ट पोजीशन में पड़ी होती है तो उस पर नीचे ऊपर दो डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है। तो ऐसे सिमिलरली एग्जांपल हम देखते हैं, कई जगह पे बुक रखी होती है, ठीक है ना, बुक्स रखी होती है टेबल के ऊपर, और टेबल से बुक्स मूव नहीं कर रही थी। इसका मतलब क्या है, बुक्स जो है वो टेबल को प्रेस कर रही हैं, ठीक है ना, वहीं से उससे हिल नहीं रही है, पर टेबल भी कहीं ना कहीं बुक्स को ऊपर की डायरेक्शन में प्रेस कर रहा है, क्योंकि टेबल क्या है, बॉडी 2 है, और बुक्स क्या है, बॉडी 1 है। सो अगर एक्शन यहां पे देखें, एक्शन फोर्स किसके बराबर है, रिएक्शन फोर्स के बराबर है। तभी बोलते हैं हम कि बॉडी किस में है, रेस्ट पोजीशन में है। अगर ऐसा नहीं होता तो बॉडी ऊपर नीचे उछल रही होती। आप इस बॉडी को लिफ्ट कर लीजिए ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, आपने इसके एक्शन रिएक्शन के पेयर को इम्बैलेंस कर दिया और बॉडी मोशन में आ गई, रेस्ट पोजीशन आपने हटा दी इसकी, ठीक है ना। सो इस तरह से हम टिपिकली इस एग्जाम्पल के तौर पे न्यूटन का थर्ड लॉ समझते हैं कि जी कहानी क्या है, बॉडी जो है आपस में एक दूसरे पर, बॉडी 1 बॉडी 2 पेयर में काम करेंगी, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देंगी। इस तरह से हम किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ को समझ सकते हैं दोस्तों। आइए आगे चलते हैं।